हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स लैडर। और आज के दिन हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कॉरपोरेट गवर्नेंस का। आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर क्वेश्चन को फ्लैश होते हुए देख पा रहे होंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसका हम ए टू जेड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, राइट। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड टीसीएस के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में टसल देखने को मिली, ठीक है। तो इसका स्टेक होल्डर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंटेड बाय अस, प्लानर एंड सिविल्स लीडर, राइट। तो टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अ फ्रेमवर्क फॉर ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। नीड क्यों है इसकी? क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम बनाकर रखते हैं, तो हम अपने स्टेक होल्डर्स के बीच में ट्रस्ट फैक्टर को बिल्डअप कर पाते हैं, राइट। सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर पाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर पाते हैं, ठीक है। ये तो है। इससे हो क्या रहा है, राइट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। अब अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है और पॉलिसीज का एक सेट है, जिससे हम एथिकल, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मैनेजमेंट को हम इंश्योर कर पाते हैं, जो कि किसके इंटरेस्ट में होता है? स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में होता है। और इसकी नीड क्यों पड़ी? आपने देखा होगा 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन का दौर आया, तो प्राइवेट कंपनीज और बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज का डीरेगुलेशन हुआ और जो कमान आई प्राइवेट लोगों के हाथ में आई। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस बनना चालू हुए, उन्होंने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना चालू हुई। तो अब ये नीड हुई कि इनकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में भी फंडामेंटल रिफॉर्म्स आए। क्यों? क्योंकि लोगों का पैसा भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अगर इनके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होंगी इनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में और इनकी फंक्शनिंग में, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो लोगों पर ही पड़ेगा, राइट। तो की फीचर्स क्या होते हैं फिर इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा बोर्ड्स के लिए, ठीक है, कि वो कैसे वर्क करेंगी, ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर करेंगे वो। तो उसके लिए कंपनीज एक्ट लेके आए। सेबी के अपने रेगुलेशन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, क्योंकि हम इथिक्स में पढ़ रहे हैं, इथिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी एक सेंट्रल आइडिया क्या है, डिमांड क्या है। तो ये चार कोर प्रिंसिपल्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। पहला तो होता है ट्रांसपेरेंसी, कि ओपन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आए। फॉर एग्जांपल, जो भी उनके कंपनी से रिलेटेड फंड्स की डिटेल हैं, इनके स्टेक होल्डर्स की डिटेल हैं, वो ट्रांसपेरेंट मैनर में बाहर आए। अकाउंटेबल बोर्ड जो है, अकाउंटेबल हो अपने डिसीजंस के लिए, ठीक है। फेयरनेस हो, इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, ऐसा नहीं कि किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, राइट। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कि वो एथिक्स और ऑब्लिगेशंस के साथ जो है कंप्लायंस कर पाए, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या होता है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, राइट। तो पहला तो होता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। जैसे आप एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज को देखिए, उनमें आज भी लोगों का कॉन्फिडेंस है, ठीक है। दूसरा क्या है? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आती है। जब कोई कंपनी को आप देख रहे होगे कि उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो यू टेंड टू इन्वेस्ट ना, कि उसको पता होगा कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाली है, ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना नहीं है, राइट। फिर टैलेंट एंड इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या होता है कि जिसका गवर्नेंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, लोग वहां पर अट्रैक्ट भी होंगे, लोग जाना भी चाहेंगे, और वो स्किल्ड टैलेंट को भी अट्रैक्ट कर पाएगी वो कंपनी, है ना। लोग एसोसिएट होना चाहेंगे उससे। और फिर अल्टीमेटली ये सारी चीजों के कारण क्या होता है? सस्टेनेबल ग्रोथ होता है। वो कंपनी बबल की तरह नहीं होती है कि 4 दिन में वो फली फूली और अचानक से बबल बस्ट हो जाए, राइट। लॉन्ग टर्म तक चलती है। आप देखो टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब अपनी सस्टेनेबिलिटी के कारण जाने जाते हैं। ये सब बहुत पहले के बनाए हुए ट्रस्ट है। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम की बनाई हुई कंपनी है, राइट। अब आप ये फोटो को देख पा रहे होंगे, तो आप एक इस प्लांट को देखिए और इसके रूट्स को देखिए। तो जो ये रूट्स है ना, ये रूट्स हमारे कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स, पॉलिसीज, ये सारी चीजों को बता रही है। और जो ये आप बड़ा पेड़ बनते हुए देख रहे हो ना, ये एक कंपनी का स्ट्रक्चर है। जब रूट्स उसके अच्छे होंगे, तो एक स्ट्रक्चर अच्छा होगा। और ये रूट्स कौन बनाएगा? ये चार चीजें जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट। अब नेक्स्ट क्या आता है
कि इससे और भी क्या फ़ायदे होंगे? इंक्रीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा जब पता रहेगा कि यार यहाँ की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि सेबी बहुत अच्छा काम कर रही है बाहर के लोगों को, कि यहाँ का एक इंस्टीट्यूशन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया व्हिच इज़ वर्किंग वेरी फाइन, तो उनको भी लगेगा कि हमें इधर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? फिर जेंडर इक्विटी और डाइवर्सिटी आएगी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी फीमेल्स के लिए भी, ठीक है? फिर फैसिलिटेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर के थ्रू पैसा आएगा तो वो अलग-अलग चीज़ों में लगेगा, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ठीक है? फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अवॉइड किया जा सकेगा, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल में देख रहे होंगे इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है? अब बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कि अभी तक कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी हैं या नहीं। तो एक तो ये है एचडीएफसी बैंक, ये पहली कंपनी थी जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड वैल्यू क्रिएशन जीवीसी रेटिंग क्रिजिल के द्वारा अटेन की, ठीक है? इसको आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। दूसरा क्या था? इन्फोसिस, रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज बेस्ट कंपनी फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय एशिया मनी। इसकी मैं एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा आपको, यूपीएससी प्लानर ने उस पीडीएफ को क्रिएट किया था, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। आप इस लेक्चर के बाद उस पीडीएफ को पढ़ना, बहुत आसानी से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट? फिर रीसेंट एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ कि रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों इतनी जरूरी है। अब देखिए ओला इलेक्ट्रिक, जनवरी 2025 का केस है, जिसमें सेबी ने वार्न किया किसको? ओला इलेक्ट्रिक को। किस चीज के लिए? कि उसने जो क्या किया कि इंफॉर्मेशन पहले ही शेयर कर ली बिफोर डिस्क्लोजिंग टू इट्स इन्वेस्टर। अब बताओ, मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे बताने से पहले उसने मार्केट में इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर लिया, तो इससे क्या होगा? इशू है ना, कि आपके इन्वेस्टर्स को ही नहीं पता क्या हो रहा है, राइट? फिर अगला क्या है? बायजूस। बायजूस को देखो आप, एक टाइम पे बहुत ही भयंकर एवेल्युएशन था बायजू का, मेस्सी, ये लोग भी इनसे कनेक्ट हुए, और अब देखो क्या हो रहा है? डिलेड अकाउंट, मैसिव लॉसेस, लीगल इश्यूज, लीगल टर्मोइल्स, ये सब चीज में बायजू फंस के रह गई। कारण क्या था? गवर्नेंस स्ट्रक्चर का सही ना होना। एक और केस आपने देखा होगा, हाइडेनबर्ग का केस देखा होगा, और अडानी ग्रुप के साथ का जो अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, है ना? तो ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि काफ़ी इनफेमस टाइप के हैं। अब नेक्स्ट हम 4 बातों की बात करते हैं कि ये अ, कैसे चैलेंजेस को एड्रेस करने की ज़रूरत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में, ठीक है? अब आप देख रहे होगे ये पज़ल को, पजल में जो ये बीच का हिस्सा दिख रहा है ना, ये उसी प्रकार है कि एक कंपनी का स्ट्रक्चर ठीक चल रहा है, लेकिन अगर एक लूप होल क्रिएट हो जाए तो वो कंपनी की पूरी साख और इकोनॉमी भी दांव पर लग सकती है, राइट? अब देखो प्रमोटर डोमिनेंस है। प्रमोटर डोमिनेंस कैसा है? अब जैसे इसमें नीचे एग्जांपल मैंने लिखा है, राणा कपूर और यस बैंक का आप एग्जांपल देखिए। फैमिली ओन्ड बोर्ड होते हैं जिनकी में उन्हीं के फैमिली मेंबर्स की ज़्यादा चल रही होती है और इंडिपेंडेंट मेंबर्स की कम सुनी जा रही होती है। तो ऐसे में आप बताओ गवर्नेंस स्ट्रक्चर सही से चल पाएगा या नहीं? तो नहीं चल पाएगा ना। अगला देखिए, एग्जीक्यूटिव पे डिस्पैरिटी, जिसमें अनइक्वल कंपनसेशन होता है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो ये मोटिवेशन फैक्टर का काम नहीं करेगा, ठीक है? फिर ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, वो अपने रिकॉर्ड्स को, अकाउंट्स को पब्लिक के सामने रखते ही नहीं है, जबकि स्टेक होल्डर्स शुड बी अवेयर अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स, राइट? या फिर इनएक्यूरेट डिस्क्लोजर कर दिया। फिर गवर्नेंस गैप्स हैं पीएसयूज में, जैसे लिमिटेड ऑटोनॉमी है या अकाउंटेबिलिटी है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या बना रहे हैं और क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी ध्यान दे रही है इनके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में। जैसे कुछ कमेटीज बनी, कुमार मंगलम कमेटी, नरेश चंद्रा कमेटी, कोटक कमेटी, जैसे उनमें से एक कुमार मंगलम कमेटी ने अ, ये एक सजेशन दिया था कि 50% ऑफ द मेंबर शुड बी आउटसाइडर्स, राइट? फिर उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए हमारे लीगल फ्रेमवर्क बने हुए हैं कि वुमन डायरेक्टर्स होनी चाहिए 1/3, इनसाइडर ट्रेडिंग को कर्ब करने की ज़रूरत है, एक इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। तो ये सब आप अपने सॉल्यूशंस और सजेशंस में ऐड कर सकते हो, ठीक है? फिर सेबी ने अपनी गाइडलाइन बनाई कि कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ट्रेडिंग के दौरान कैसी चीज़ें होनी चाहिए, कंप्लायंस रिपोर्ट को टाइम टू टाइम डिलीवर करने की ज़रूरत है, राइट? उसके बाद नेशनल फ्रेमवर्क ऑन फोरम ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें वो बेस्ट प्रैक्टिसेस और एजुकेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि एक कंपनी को चलाने के लिए आपकी पॉलिसीज स्ट्रक्चर्स किस तरीके के होने चाहिए, ठीक है? और क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए।
तो वो बताती हैं। फिर रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी कुछ गवर्नमेंट लेके आई, जैसे SFIO, इसका फुल फॉर्म आप बताओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है, जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड सीरियस फ्रॉड होते हैं वो उनको ये जो एजेंसी है वो हैंडल करती है। फिर CSR के प्रोविजंस हैं, ठीक है। अब CSR को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखेंगे, राइट। तो अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि CSR का फुल फॉर्म है, अ की पिलर फॉर गुड गवर्नेंस क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो, ये फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनी आउट ऑफ द ब्लू तो आई नहीं है, कंपनी तो समाज से ही निकली है ना। और व्हाट कंपनी इज टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी। अगर मैं सोसाइटी से रिसोर्सेज उठा रहा हूं तो इट इज माय मोरल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करूं सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, राइट। तो ये प्रोविजन आया है कि कंपनीज क्या करेंगी कि अपना कुछ परसेंटेज अमाउंट सोसाइटी की वेलबींग के लिए लगाएंगी। तो अब कंपनीज एक्ट आया, कंपनीज एक्ट में इसको लीगलाइज कर दिया और कहा कि आप पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% आप CSR एक्टिविटीज में डालोगे। अब CSR एक्टिविटीज होंगी कौन कौन सी, तो आप एजुकेशन में दे सकते हो, आप हेल्थ केयर में पैसा लगा सकते हो, आप इन्वायरमेंट के लिए पैसा लगा सकते हो, या आप जेंडर इक्विटी को बनाए रखने के लिए आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या है इसके पीछे के, कि कंप्लायंस पे सिर्फ ध्यान नहीं देना है कि आपने बोला CSR का 2% देना तो हम कंप्लायंस पे ध्यान देंगे। जो SDG है उससे अटेन करके कि आप देखो कि ये चीजें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। SDG आपको पता ही होंगे, 17 गोल्स है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यार हम रिसोर्सेज उठा रहे हैं बट हम सोसाइटी का ध्यान भी रख रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ऐसी केसेस नहीं होंगे जैसे स्टेरलाइट कॉपर प्रोटेस्ट वगैरह केसेस हुआ, जिसमें कि लोगों की ये डिमांड है कि यार हम इतने समय से इस लैंड पे रह रहे हैं, अचानक से कोई कंपनी आई और हमें अप्रूव कर दिया गया वहां से, तो ये सही नहीं है ना। आप उनकी अलग से व्यवस्था करो, सही से व्यवस्था करो, उनकी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके बच्चों की पढ़ने की, शिक्षा की व्यवस्था आप करो, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एबोरिजिनल्स जो इतने साल से उस जमीन पे रह रहे हैं, आप अचानक से उन्हें अलग कर दो और कहो नहीं ये तो हमने खरीद ली है। तो दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट एथिकल, दैट इज नॉट ह्यूमेन, राइट। अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि ये CSR के बेनिफिट्स हैं। तो आप ये इस चीज़ को अपने आंसर्स में भी ये एक व्हील जैसा आप बना सकते हो कि रिलेशनशिप बढ़ती है स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक है। हेल्दी वर्कफोर्स को रिटेन कर सकते हैं आप, गुड रेपुटेशन बनाते हैं, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती हैं, ठीक है। और दो कॉम्पिटिटर के बीच में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है, नए बिजनेस को खड़े कर पाते हैं, कंज्यूमर रिटेंशन को हम बढ़ा पाते हैं, ठीक है। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हमारी बढ़ जाती हैं, ठीक है। हमारा इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री में बढ़ता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं कुछ CSR के, राइट। अब CSR इनिशिएटिव बाय लीडिंग इंडियन कंपनीज, आप ये कंपनीज के नाम देख रहे हो, इनके कुछ इनिशिएटिव हैं जो काफी फेमस रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे आप टाटा ग्रुप का, तो जैसे टाटा ग्रुप तो हमेशा से ही फिलंथ्रोफी के लिए जाना जाता है, जैसे TFIR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड एटसेट्रा। एक मैंने अलग से ऐड किया है, TCS मैत्री, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनिशिएटिव। तो इसमें क्या होता है कि मराठवाड़ा और इधर-उधर के जो रीजन है जहाँ पर फूड स्कैर्स जगह है, पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ के लोगों के लिए ये फूडिंग एंड लॉजिंग के अरेंजमेंट्स करते हैं इस TCS मैत्री इनिशिएटिव के तहत, राइट। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के इनिशिएटिव्स हैं। एक नन्ही काली प्रोजेक्ट है जिसमें 3,70,000 यंग गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। हरियाली प्रोग्राम है जिसमें 16.4 मिलियन ट्रीज को प्लांट किया गया है। ये सारे एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो, राइट, इसलिए मैंने डाल दिए। फिर विप्रो, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आपने सुना होगा, कोविड रिलीफ में इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए दिए थे जिससे कि इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कराई जा सके, दैट इज ह्यूज ह्यूज मनी। इन्फोसिस और रिलायंस के अपने फिलंथ्रॉफी के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे कि विजन क्या होना चाहिए हमारा फ्यूचर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, कि हम कैसा एक पिरामिड बनाएं जिससे कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा हो जाए। तो आप पिरामिड को जैसे शेप लेते हुए देखेंगे तो उसमें क्या होता है, टॉप पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। अब कंपनी के बोर्ड के अलावा भी ऐसे लोगों की बात जानी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, जिससे कि डिसीजन अनबायस्ड हो, राइट, इन्फ्लुएंस ना हो, प्रिजुडाइज ना हो इन डिसीजंस में। तो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। फिर
टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए। एआई की एज है, ठीक है, डिस्क्लोजर्स की एज है, तो हम सब चीज छुपा के नहीं रख सकते ना। अगला क्या है, डाइवर्सिटी लेके आओ, और भी लोगों को इंक्लूड करो, लोगों से फीडबैक लो, ग्राउंड लेवल पे समझो कि आपकी कंपनी के बारे में लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी। इम्पैक्टफुल सीएसआर, सीएसआर शुड नॉट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीएसआर, इट शुड बी इम्पैक्टफुल। आप फॉलोअप्स लो, आप देखो कि आपकी जो सीएसआर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो, उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। सिर्फ ट्री सैम्पलिंग लगाने से कुछ नहीं होता ना, आपको फॉलो अप भी करके देखना पड़ेगा कि जो आपने सैपलिंग्स लगाई हैं वो पेड़ बन पाया या नहीं बढ़ पाया, या उसको बकरी खा गई, है ना। फिर स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज, पॉलिसीज बार बार चेंज ना हो, जो पॉलिसीज हो लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हो, राइट। तो ये अपना था मोटा मोटा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। नेक्स्ट की सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे सिटीजन चार्टर एंड वर्क कल्चर को, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप ध्यान रखिए, थैंक यू।